हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, आज हम लोग अपना सीएमए फाइनल का स्टडी नोट नंबर 15 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 19 का स्टडी नोट नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनालिसिस ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस। काफी चीजें हम ऑलरेडी चैप्टर की पढ़ चुके हैं, काफी नई चीजें हमें पढ़नी है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ये इंपॉर्टेंट है या नहीं एग्जाम ओरिएंटेशन, तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल और थ्योरी इस स्टडी नोट से डेफिनेटली जो है क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में हमारे आएंगे। तो ये स्टडी नोट को ध्यान रखिएगा। काफी सारा पोर्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर हम देखें तो इंटर में भी हमें काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड पढ़ी होंगी, और ये सारी चीजें हमें और भी टॉपिक में काम करेगी। काफी इजी है, लेकिन अगर आप पूछोगे कि इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो मेरा आंसर बिल्कुल हाँ होगा। चलिए, और एक और इन्फॉर्मेशन है, इससे पहले जितने भी सारे काफी सारे ऑलमोस्ट ये जो है अपना 3 चैप्टर्स के अलावा रहेंगे, बाकी सारा कोर्स कंटेंट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। जिन्होंने भी अभी तक के लेक्चर नहीं देखे वो आराम से देख सकते हैं, सारा का सारा मैंने कंटेंट डाल दिया है इसमें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है छोटी कल में परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, व्हाट इट मींस। अगर हम सिंपल टर्मिनोलॉजी में समझें, जब हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग काम कर रहे हैं टाटा मोटर्स में, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम लोग टाटा मोटर्स में। तो टाटा मोटर्स में क्या होता है, हर साल हमने काम किया, साल के एंड में क्या होता है कि आपके काम को रिव्यू किया जाता है, यानी अपनी जब सैलरी बढ़ती है जिसको हम अप्रेजल बोलते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है कि आपके यानी ये ना परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो आपके जो काम किया हुआ है, आपने जो काम किया उसकी परफॉर्मेंस का क्या करेंगे, हम इवेल्युएशन करेंगे कि भाई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी पूरे साल में, आप टाइम पर आते थे, टाइम पर जाते थे, जो आपको काम दिया जाता था आपके रिपोर्टिंग मैनेजर द्वारा आप उस काम को बिल्कुल सही समय पर फिनिश करते थे। तो कहने का मतलब ये कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक थी, यानी आपकी जो अप्रेजल होगा वो अच्छा और ठीक ठाक होगा। The performance of a company may have different meaning in the eyes of management of the company. Okay, जो परफॉर्मेंस का मतलब है वो हर एक कंपनी के लिए जो है अलग अलग हो सकता है। डिफरेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स के लिए भी अलग अलग हो सकता है। सिमिलरली देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब कईयों के लिए होता है कि मान लीजिए अगर हम अपने आप की बात करें, तो कईयों का ये होता है कि भाई मैं पिछले साल से कितना बेहतर था। अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं है, जैसे कि मैं इंग्लिश बोलना सीख गया, मैं एक्सेल चलाना सीख गया, ओके, मैं ये वाली रिपोर्ट जनरेट करना सीख गया। तो अपने आप को भी इवेल्युएट करना भी होता है कि अगर हम सेल्फ इवेल्युएट कर रहे हैं, है ना, तो ये भी हमारा क्या था, अप्रेजल है हमारा एक तरीके का। लोग भी देखते हैं कि यार एक महीने के बाद हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं कि यार मैंने इंटरमीडिएट के जो है या फाइनल के मैंने पेपर नंबर 19 के कितने सारे जो है स्टडी नोट नंबर कंप्लीट कर लिए, कितनी मेरी कमांड है, कितनी मैंने डबल या ट्रिपल टाइम मैंने क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब जो काम किया गया है उस काम को हम इवेल्युएट करेंगे कि काम सही किया है या नहीं किया। अगर कुछ कमियां हैं उन कामों में, तो उन कामों को हम सुधार करेंगे। सिमिलरली Similarly, the performance of a company in the outlook of investor would be different. Okay, अब इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से अप्रेजल क्या होगा, भाई इन्वेस्टर देखिएगा भाई कि हमें जो है कंपनी के प्रॉफिट हर साल बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, कंपनी की जो सेल है वो हर साल बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। ओके, खर्चे कम होने चाहिए इन्वेस्टर देखेगा, और प्रॉफिट बढ़ने चाहिए, और रिटर्न जो है ज्यादा आनी चाहिए। रिटर्न ज्यादा ही तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर का जो पैसा है उसका जो भी शेयर्स उसने परचेज किए उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। दैट वुड डिफरेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम कस्टमर ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, और कस्टमर के लिए टोटली डिफरेंट है। कस्टमर क्या चाहता है भाई कि उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए, कम कीमत पर प्रोवाइड की जाए, और जो वो सर्विस ले रहा है उसके बाद जब उसको यूज कर रहा है तो सर्विस में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो मतलब हर एक व्यक्ति के लिए जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब अलग अलग है। The purpose of performance analysis is to determine if a company is performing well, and if it is not, to identify areas that require improvement. By evaluating a company's performance, it is possible to keep the company on track. If there are problems with performance, it is possible to make adjustment accordingly. This brings us to issue of evaluating strategy formulating by the management of the company. While it is true that the implication of formulating strategies include many parameters, the cost impact is a significant one. Hence, the cost auditor appraisal of the performance of the auditing company will be an important input for the top management of the company. कहने का मतलब ये सिंपल सी बात है कि हम लोग हर साल क्या करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे, जहां पर हमें लगती है कि हमारी कमियां हैं उन कमियों के ऊपर हम काम करेंगे ताकि दोबारा से वो कमियां ना हो, और अगर जहां हमारा स्ट्रेंथ है तो हमें उस पर और काम करना पड़ेगा ताकि हम लोग अपना और पॉजिटिव इंपैक्ट जो क्रिएट कर सकें। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट क्या होती है,
कह रहा है कंपनीज द कंपनीज कॉस्ट रिपोर्टेड ऑडिट रूल 2014 रिक्वायर्ड अ कॉस्ट ऑडिटर टू सबमिट अ परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ओके, कह रहा है कंपनीज कॉस्ट ऑडिट रूल 2011 बोलता है कि कॉस्ट ऑडिटर को क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी जिसका नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करनी पड़ेगी, ऑडिट कमेटी को या बोर्ड। कह रहा है कि कंपनीज ऑडिट रूल जो बोलता है 2011 बोलता है कि कॉस्ट ऑडिटर को परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो सबमिट करनी पड़ेगी, किसको सबमिट करनी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी के बारे में हम लास्ट जो है स्टडी नोट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किन किन कंपनीज को ऑडिट कमेटी जो है, ऑडिट कमेटी क्या होती है, किन किन कंपनी के केस में ऑडिट कमेटी की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। However, कह रहा है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट 2014 और 2018 और 2019 साइलेंट अबाउट द सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ओके, लेकिन 2011 क्या बोलता है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रूल 2011 की भाई कॉस्ट ऑडिटर को परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट कंपल्सरी बनानी पड़ेगी और सबमिट करना पड़ेगा ऑडिट कमेटी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। लेकिन वही जो अपडेटेड कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रूल्स हैं 2014, 2018 और 2019 वो इस बारे में साइलेंट है कि मतलब वो कंपल्सरी नहीं बोलते कि ऑडिटर को परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट सबमिट करनी है। Though there is no statutory requirement of submission of such a report, okay, although statutory requirement मतलब कंपल्सरी नहीं है कि लीगल लॉ ने इसको बोला कि कंपल्सरी आपको सबमिट करना ही करना है। It would be good practice for a cost auditor to appraise the board of director in the form of an appraisal report. Okay, it would be good practice for a cost auditor to appraise the board of director in the form of appraisal report. Okay, ये अच्छा होगा अगर cost auditor जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या ऑडिट कमेटी को। okay? अगर बना देगा तो बढ़िया ही है। This report would help the board, especially the independent director, to have an idea about the operational activities of the company. इससे क्या पता लग जाता है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिसके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंटली रिव्यू करे, वो क्या हो जाता है कि अपनी क्या नाम है उसका, वो जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज है उनमें अपने आइडिया देता है। Since the performance analysis closely close to the strategy formulated by the management of the company, the following step approaches may be taken by the cost auditor. Preliminary discussion with the management of the company to appraise them of the objective of the cost auditor and report. Preliminary discussion करेगा मैनेजमेंट के साथ कि जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उस रिपोर्ट के। Identify and understanding the key strategies. आइडेंटिफाई करेगा और समझेगा किसको, जो की स्ट्रेटेजीज है कंपनी की, बोथ प्रिस्क्रिप्टिव एंड इमरजेंट स्ट्रेटेजीज इंक्लूडेड, जो रिटर्न में लिखी हुई है और जो आने वाली इन फ्यूचर में क्या हो जाएगी, इमरजेंट वाले जो आने वाले हम फ्यूचर में देख रहे हैं चीज को। Choosing strategies that have more visible expression in cost data maintained by the company. Choosing strategies that have more visible expression in cost data maintained by the company. Okay, ऐसी strategies को choose करना होगा जो ज्यादा कंपनी के लिए beneficial हो, okay, और डेटा को मेंटेन करने के लिए भी है। Identify the activities that were impacted by the strategies selected and also implemented during the year of audit. हमें ऐसी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसको हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया था उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और जो हम लोग कॉस्ट ऑडिट करते समय जो हमने एक्टिविटी जो हमने जो है एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया और उनको अप्लाई किया। एनालाइज द कॉस्ट इम्प्लीकेशन ऑफ दोज एक्टिविटीज एंड लिंक इट विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज। उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसको हमने इंप्लीमेंट किया है और उसका क्या हमारा इम्पैक्ट पड़ा है। फोर्थ पॉइंट है प्रेजेंटिंग द इवैल्यूएशन। प्रेजेंटिंग द इवैल्यूएशन इन अ टेबल और एनी अदर कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट। लाइक अगर आपको जो मान जो डेटा बना रहे हो या तो उसको हम लोग चार्ट फॉर्म में बना सकते हैं, चार्ट फॉर्म होगा, ग्राफ फॉर्म में होगा, हिस्टोग्राम, इस तरह की फॉर्मेट का। उससे क्या होता है कि आसानी से समझ में आ जाती है। अगर आपने देखा होगा हम लोग जो एक्सेल से चलाते हैं, जो लोग काम कर रहे होंगे, उन्होंने एक चीज देखी होगी कि अगर हम लोग चार्ट का इस्तेमाल करते हैं या ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा मोर कन्वीनियंट होता है। गिविंग एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर द टर्म यूज, कैलकुलेशन मेथड एंड असम्पशन बिहाइंड द इवैल्यूएशन। अगर हम कोई भी इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि क्या कौन सी हमने टर्म जो है वो यूज करिए, कैलकुलेशन का मोड क्या है और असम्पशन क्या है इसके पीछे की। Finalizing the finding after a discussion with the concerned operating executive and then with the management of the company. Finalizing the finding after okay, अगर आपको जो भी concerned ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव है या डिपार्टमेंट का जो हेड है आप उससे बात कर सकते हो, उसके बाद जो भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो आप सबमिट कर सकते हो अपने टॉप मैनेजमेंट को। अगला टॉपिक है एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। There are various areas, बहुत सारे areas हैं where management performance should be efficient and effective, which ultimately contribute to the profitability
एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी, है ना, अल्टीमेटली क्या करती है, कंट्रीब्यूट प्रॉफिटेबिलिटी में और कंपनी की ग्रोथ में। बिसाइड देयर आर वेरियस वेज टू कंप्यूट एंड असेस द मैनेजरियल एफिशिएंसी इन द क्रूशियल एरिया ऑफ कंपनीज एक्टिविटी। एप्लीकेशन ऑफ रेशियोज फॉर असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए कि कंपनी की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है वो अच्छी है या बुरी है, कैसी सी कंडीशन है, तो वो काफी सारे जो है मेथोडोलॉजी से हम पता लगा सकते हैं। उन्हीं मेथोडोलॉजी में एक है रेशियो एनालिसिस, वो अब हम पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th 12th और फाउंडेशन इंटरमीडिएट सब में। Accounting ratio are relationship expressed in mathematical terms between figure which are concerned with each other in some manner. Okay, दो चीजों के बीच हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप जो है बिल्ड करते हैं, जो आपस में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप करती है। फॉर एग्जांपल करंट एसेट डिवाइड में करंट लायबिलिटी। ओके, जो भी फॉर्मूले हैं हमारे हो गए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो हो गया। Obviously, no purpose will be served by comparing two set of figures which are not at all connected with each other. Okay? अगर हम दो चीजों को कंपैरिजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच आपस में कोई कंपैरिजन होना जरूरी है। Over the past few years, financial ratios have been subjected to empirical analysis to find their other users. Okay? कह रहा है कि आजकल के समय में जो ये क्या नाम है उसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जो रेशियो एनालिसिस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लासिफिकेशन इन व्यू ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया, जो प्रॉफिट से रिलेटेड मतलब कंपैरिजन को बताता है कि भाई हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन ठीक है या नहीं है। एक्टिविटी रेशियो, ओके, और सॉल्वेंसी रेशियो की कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो कैसा है, कंपनी ने जो भी लोन वोन्स लिए, कंपनी टाइम पर उनको पेमेंट कर पा रही है, नहीं कर पा रही, अपने इंटरेस्ट की, अपने प्रिंसिपल की पेमेंट की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को दो भागों में बांटा हुआ है, सेल से ओके, ये सारे फॉर्मूले में लगभग पड़े हुए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, एक्सपेंस रेशियो हो गया। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स, रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेज, एक्टिविटी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, फिक्स्ड एसेट रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। लेट अस नाउ गो थ्रू सम इलस्ट्रेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन करेंगे। चलिए पहला इलस्ट्रेशन करते हैं, आप भी करना, मैं भी करना। ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका होगा, देखना अगर आप देखोगे। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। एक बैलेंस शीट दी हुई है कंपनी की 2 साल की, 2017 की, 2018 की। ओके, फिक्स्ड एसेट हो गया, डेप्रिसिएशन, नेट फिक्स्ड एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया। इन्वेस्टमेंट हमें बताई नहीं, करंट या नॉन, तो नॉन करंट मानेंगे। स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश एंड बैंक, अदर करंट एसेट, और ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल हो गया हमारा, रिजर्व हो गया, लोन हो गया, क्रेडिटर एंड अदर यानी करंट लायबिलिटीज हो गया। इसके अलावा हमें प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ डिटेल दी हुई है। कह रहा है सेल है 3600, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 900, प्रोविजन फॉर टैक्स 100, इंटरेस्ट जो 144 है, प्रोविजन फॉर टैक्स 360 है, प्रपोज डिविडेंड 300 है। क्या निकालना है वो देखना है। कह रहा है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से हम ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब प्रॉफिट जो ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा ना, इसको निकालेंगे ना, कई बार बुक्स में ना अलग अलग तरीके होते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि 2 साल की डेटा दिया हुआ है, क्या होगा हमारा। लेकिन देखना इस बुक में जो सॉल्यूशन किया हुआ है ना, प्रॉफिट वो अलग तरीके से दिया हुआ है। हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम दिखाना कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। देखना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है भाई। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस में क्लोजिंग डिवाइड में 2, ठीक है ना। अब देखना निकलेगा कैसे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देख लेना,
जब भी आपको बैलेंस शीट दी हो, बहुत सारे फॉर्मूले निकालने के, मुझे तो ये वाला बेस्ट लगता है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड का ये वाला अगर आपको बैलेंस शीट दी हुई हो प्योरली, तो आप ये वाला लगा दीजिए, सबसे आसान होगा। फिक्स असेट में ऐड कर देंगे करंट असेट, माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। अब आइए देखिए फिक्स असेट कितनी है। ओके, फिक्स असेट्स कितनी है ये देखते हैं। आइए 2017 का निकाल लें पहले। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड 2017 का। आइए, मेरे पास कैलकुलेटर है अपना, आप लोग यूज कर सकते हो। मैं यही निकाल रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड, आप वैसे भी निकाल सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ निकाल रहा हूँ मैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 2017, पहले 2017 का निकाल लेते। फिक्स एसेट कितनी है? फिक्स एसेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट फिक्स एसेट लेंगे हम लोग 1200, प्लस इन्वेस्टमेंट मेरी नॉन है। मैंने बताया जब कुछ ना बोला हो तो आप नॉन मानोगे, करंट या नॉन करंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मेरा कितना हो जाएगा? स्टॉक मेरा 600, स्टॉक के बाद डेटर है मेरा 300, कैश एंड बैंक मेरा 120, माइनस करंट लायबिलिटी मेरा 150। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा हो जाएगा, यहाँ निकाल देता हूँ मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा हो जाएगा 1200 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 120 माइनस 150, 2070 मेरा हो जाएगा ओपनिंग का कैपिटल एम्प्लॉयड 2017 का। अब आइए यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग क्लोजिंग का। 1560, 720, 420 डेटर, कैश एट बैंक 120, 120 के बाद अदर करंट एसेट 150, लायबिलिटी माइनस में 774, 1560 प्लस 720 प्लस 420 प्लस 120 प्लस 150 माइनस 774, 2196। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग 2070 प्लस क्लोजिंग 2196 डिवाइड में 2, हमारा कितना आ जाएगा जरा आप बताइए निकाल के। 2070 डिवाइड में 2, हम चेक भी कर लेंगे 3133, चेक तो कर ही सकते हैं, चेक तो कर ही सकते हैं हम लोग, बुक से चेक कर लेते हैं। बस इतना ही होना चाहिए 3133, अगर कुछ अलग है तो देखो क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा भाई 1208, इससे कैसे, ऐसा कैसे? हाँ 2196 तो हमारा ठीक आ रहा है, 2196 तो हमारा ठीक आ रहा है। ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगा, 2000 इसका इनका आ रहा है बुक में 2020 आ रहा है, यानी 200 कम क्यों आ रहा है मेरा? अभी देखें क्या, चलो जी देखो। 1200 हो गया, ठीक है, 600 ठीक है, डेटर 300 ठीक है, कैश 120 ठीक है, और 150 ठीक है। 1200, 600, 300, 120 माइनस 150 के। ओके, 150 और ऐड करेंगे दोस्तों, 150 और ऐड करेंगे, एग्जैक्ट है। ये अदर करंट एसेट तो हम लोगों ने ऐड नहीं किया ना, ये देखो यहाँ हमने ऐड नहीं किया, प्लस में 150, तो हमारा हो जाएगा 2220, यहाँ डाल देंगे हम लोग 2220 प्लस 2196 डिवाइड में 2, 2208। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा 2208,
और देखो मैंने कहा था इन लोगों ने ना प्रॉफिट कुछ और लिया, हम लोग ये ले लेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा पहला जो निकालना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 900 डिवाइड में 2208 इंटू में 100, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का। प्रॉफिट कोई सा भी ले सकते हो, बुक जो है अलग अलग लेती है। ये आ जाएगा 40.76, इसका आंसर है, पहले पॉइंट का आंसर है 40.76%। दूसरा कह रहा है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालो, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो को अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड में एवरेज इन्वेंट्री कर देते हैं। एवरेज इन्वेंट्री देखो हमें आराम से मिल जाएगा, ये आप भी देख सकते हो, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड में 2, तो एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग हो जाएगा मेरा 600 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरा 720 डिवाइड में 2, 600 प्लस 720 डिवाइड में 2 मेरा 660 हो जाएगा मेरा एवरेज इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो दिया नहीं है मुझे, लेकिन सेल दिया हुआ है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा आपका नेट सेल बाय एवरेज इन्वेंट्री। नेट सेल 3600 डिवाइड में 660, 5.45 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार मैच तो कर सकते हैं, 5.45 टाइम्स एकदम एग्जैक्ट है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, कितना हो जाएगा आपका? स्टॉक टर्नओवर रेशियो 3600 डिवाइड में 660 प्लस में कितना था, 660 प्लस में 720, 600 प्लस में 720, ये एवरेज इन्वेंट्री 600 720, 660 3600 डिवाइड में 660, 5.45 टाइम्स, 5.45 टाइम्स। ध्यान रखना ऐसा नहीं कि किताब में जो सॉल्यूशन दिया मैं कॉपी कर देना, आपने कंसेप्ट रखना है। उन्होंने जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसी और तरीके से निकाला, हमने किसी और तरीके से निकाला। अब बोल रहा है करंट रेशियो निकालो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, दोस्तों क्या होता है करंट रेशियो का फॉर्मूला? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट डिवाइड में करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट हमारे पास कितनी दी हुई है ये निकाल लेते हैं हम लोग। करंट असेट यहाँ निकालेंगे हम लोग करंट लायबिलिटीज। करंट असेट हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। ओके, 2018 की निकाल लो आप। 720 420 120, 720 420 120, 720 420 120। ओके, और क्या है? 720 420 120 और 150 प्लस 150, ठीक है। करंट लायबिलिटी हमारे को दी हुई है 774। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप देना कमेंट में रिप्लाई इसका। करंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, मतलब रेशियो क्या होना चाहिए? कम से कम 2:1 होना चाहिए, ठीक है। यानी असेट दो कम से कम लायबिलिटी 2 गुनी होनी चाहिए। 720 420 120 150, ये होता है 1410। 774 1410 डिवाइड में 774, 1.82। ओके, तो करंट रेशियो हो गया मेरा 1410 डिवाइड में 774, हो जाएगा हमारा 1.82। 1.82। उसके बाद है प्रोप्राइटरी रेशियो। जिन्होंने नहीं नोट किया वो दोबारा से बैक करके देख सकते हैं वीडियो को। आइए प्रोप्राइटरी रेशियो देख लेते हैं। ओके, एक और भी कुछ बोला था क्या इन्होंने? अच्छा, अच्छा तीसरा पॉइंट,
ओके, हमने चौथा पॉइंट निकाल दिया, तीसरा मिस कर दिया। सी पॉइंट देखना है हमें, नेटवर्थ। नेटवर्थ के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? नेटवर्थ के लिए भी आप यूज कर सकते हो। नेटवर्थ के लिए ना प्रॉफिट जो यूज करोगे ना, प्रॉफिट बाय नेटवर्थ, जो प्रॉफिट होगा ना वो यार आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स ले लेना। ये बुक वाले अगर कुछ भी ले आप बेस्ट ये लेना कि नेट प्रॉफिट ऐसा ले सकते हो आप लोग। इन्होंने क्या लिया देख लेते हैं एक बार आप। मेरे हिसाब से तो आपको नेट प्रॉफिट इन्होंने क्या लिया देखते हैं, चलिए। यार ये लोग ना थोड़ा ये अपने हिसाब से भी करते हैं, हम लोगों को तो कंसेप्ट के हिसाब से भी चलना चाहिए। ओके, वही यार, ये लोग भी वही कर रहे हैं। नेटवर्थ आपको पता ही होगा भैया, शेयर कैपिटल, जितनी भी शेयर कैपिटल है वो एड बैक कर दो, रिजर्व प्लस एड बैक कर दो, जो भी रिवैल्यूएशन का रिजर्व है या एक्यूमुलेशन का लॉसेस है वो आप माइनस कर दो ना। लेकिन इन्होंने प्रॉफिट कौन सा लिया हुआ है? इन्होंने नेट रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ये लोग प्रॉफिट कौन सा ले रहे हैं यार? हम तो ये वाला प्रॉफिट ले लेते हैं। 900 वाला प्रॉफिट ले लो यार आप नेटवर्थ के लिए। नेटवर्थ कैसे निकलेगी देख लेना आप। कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस मिसलिनियस एक्सपेंडिचर 1500। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ नेटवर्थ। नेटवर्थ 1500 प्लस 696 माइनस 360। 696 माइनस 360। 696 माइनस 360। 1500 प्लस 696 माइनस 360। 1836 मेरा नेटवर्थ हो गया। अठारह सौ छत्तीस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 900 डिवाइड में 1836। 900 डिवाइड में 1836 इंटू में 100, 49 पॉइंट। 49 पॉइंट। इन लोगों ने कैसे निकाला हम देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने प्रॉफिट कम करके दिखा दिया। 900 में से इन्होंने क्या किया होगा, 144 माइनस कर दिया होगा ऐसा कुछ। हाँ, इन लोगों ने ऐसे किया। ठीक है, हम लोग तो वैसे ही कर देंगे जैसा मैंने किया वो ठीक है। करंट रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं। प्रॉपर्टी रेशियो भी प्रोप्राइटरी फंड तो हमारा 1836 निकल जाएगा, जो मेरी नेटवर्क निकली है सेम वैसे निकालेंगे। प्रॉपर्टी अभी निकाल के दिखाया मैंने। 1836 कैसे आया था? शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। टोटल एसेट हमारे पास दिया हुआ है। टोटल एसेट कितनी हमारी? 1970। चलिए आइए। ये हो जाएगा मेरा 1560 प्लस में हम देखेंगे अपनी टोटल असेट्स। नेट फिक्स एसेट 1560 प्लस में 720 प्लस में 420 हो गई। ठीक है, 2970 कैसे आया हमारा? फिक्स एसेट जो नेट फिक्स है 1560, इसमें ऐड कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करना है। स्टॉक 720, डेटर 420, कैश इन बैंक 120 और 150 हमारा अदर करंट एसेट। ये मेरा 2960 के 2970 क्या आ जाएगा मेरा? टोटल एसेट रह जाएगा प्रॉपर्टी इसी के लिए नेटवर्थ डिवाइड में टोटल एसेट्स। ये देखिए नेटवर्थ या प्रॉपर्टी फंड बोल लीजिए, 1836 निकाला था हमने। 2970 हमने फिक्स एसेट प्लस में करंट लायबिलिटी डिवाइड में 1836 डिवाइड में 2970 इंटू में 100 61 आ गया परसेंट हमारा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखना। अब मैं इस दूसरे क्वेश्चन के बारे में एक बात बता देता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन ना हम लोग जो है ऑलरेडी जो है हम लोग कर चुके हैं। आज जब हमने स्टडी नोट नंबर दूसरा किया था वहां पर आपको जाके दिख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसमें बेकार में एक क्वेश्चन को दोबारा जो है रिपीट करना बेकार है, समय की जो है कंज्यूम हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
कह रहा है एम लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है 2017-18 की। चलिए हमने कहा ठीक है। इनकम स्टेटमेंट भी दिया हुआ है एम लिमिटेड का, हमने कहा ये भी ठीक है। कैलकुलेट कर क्या करना है हमें वो बताइए। कह रहा है कि कैलकुलेट करना है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड में एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ है, ये देखेंगे ना आप, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको 31,910 दिया हुआ है। एवरेज इन्वेंट्री आप बैलेंस शीट में स्टॉक दिए होंगे, उनको दोनों का एवरेज ले लेंगे। ओके, तो पहला है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉक्स डिवाइड में एवरेज इन्वेंट्री। कॉक्स हमें कितना दिया हुआ है, 41,920। कॉक्स हमें दिया हुआ है 41,920। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे हम लोग, इन्वेंट्री स्टॉक, स्टॉक ये वाला 5934 प्लस 5054 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा देख लेते हैं। 5934 प्लस 5014 डिवाइड में 2, 5934 प्लस 5014 डिवाइड में 2, 5457, 41,920 डिवाइड में 5474। चलिए इसको डिवाइड करेंगे, 41,920 डिवाइड में 5474, 7.65 हमारा आगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलिए आइए मैच करते हैं। 7.65 ठीक है। दूसरा इन्होंने निकाला रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ के लिए आप प्रॉफिट ले लीजिए आफ्टर टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट। देखिए ये लोग कैसे निकाल रहे हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ये लोग क्या ले रहे हैं वो देख लेते हैं हम लोग। हाँ चलिए ये भी यही ले रहे हैं नेट। इससे पहले वाले में क्या क्या लिया पता नहीं, लेकिन इसमें यही ले दें कि आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, जो कि ये 268, ठीक है ना। तो 268 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 268 डिवाइड में आपका नेटवर्क। नेटवर्क कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, हमने पहले भी कर चुके हैं इससे पहले। कैपिटल्स को ऐड कर देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर देंगे, मिशन एक्सपेंडिचर को लेस कर देंगे। तो देखो कैपिटल क्या है हमारे पास, शेयर होल्डर फंड, इसमें रिजर्व तो और है नहीं तो माइनस कर दीजिए। कोई है क्या, मिशन एक्सपेंडिचर भी नहीं दिख रहा हम लोगों को, आप लोगों को दिख रहा है तो बताना। ओके ठीक है, इन लोगों ने 49 ले लिया। ओके क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस दिया नहीं है, मिशन एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में दिया नहीं है, तो ये जो हो गया 49 50, ये हमारा नेटवर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट 267 डिवाइड में हमारा 49 54 हमारा इंटू का 100 ये निकल जाएगा रिटर्न ऑन नेटवर्थ। अब निकालना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए सिंपल सा है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स। ओके, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स, कहने का मतलब ये कि 268 जो है ना ये आफ्टर टैक्स है। तो इसमें क्या करना है कि इंटरेस्ट ऐड कर देना है। तो 268 में अगर हम ऐड कर देंगे 226, तो मेरा 494 क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, क्या गया 494। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स डिवाइड में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। जब अगर हमें बैलेंस शीट दी हुई है तो सबसे बढ़िया तो एक ही तरीका है हमारे पास निकालने का, फिक्स एसेट्स ऐड कर देंगे करंट एसेट माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। फिक्स एसेट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा देखना, फिक्स एसेट दी हुई है ऐड कर देंगे, कैश एंड बैंक ऐड कर देंगे, डेटर ऐड कर देंगे, स्टॉक ऐड कर देंगे, अदर करंट एसेट ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। ओके, दोनों ही साल का निकालेंगे हम लोग और फिर उसका एवरेज ले लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकाल रहे हैं कौन सा, 2017 के लिए, 2018 के लिए। 2017 के लिए फिक्स एसेट्स मेरा हो जाएगा 7132, करंट एसेट पॉइंट प्लस 3190 प्लस 5934 प्लस
3334 माइनस 1874 और 2018 का कैसे निकालेंगे हम लोग? 6000 प्लस 1140, 6140 डेटर 1536, 1536 हो जाएगा हमारा डेटर। स्टॉक हो जाएगा मेरा, स्टॉक जो है मेरा 5014 और अदर करंट असेट 3008, 3008 माइनस करंट लायबिलिटी 7788। चलिए आइए देखिए क्या आ रहा है। 71 32 11 78 31 90 59 34 33 34 माइनस 8074 12694, 6000 प्लस 1140 2536 5054 3008 माइनस 7788 9110। इन दोनों का एवरेज ले लेंगे हम लोग। थोड़ा मैं नीचे करता हूँ उसको यहीं पर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 12694 प्लस यानी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 12694 प्लस में 9910 प्लस में डिवाइड में 2, 10,802। ये मेरा हो जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बार मैच कर लेते हैं बस अपनी संतुष्टि के लिए कि हमारा कितना आ रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, कहाँ मिस्टेक है देखें क्या। चलिए देख लेते क्या अभी पता लग जाएगा। फिजिक्स सेट हमने ले ली 11 32 11 78 31 90 59 34 33 54 माइनस करंट लायबिलिटी 8074। ओके, इसमें कितना हो जाएगा? 6000 1140 2536, 2536 के बाद हो जाएगा हमारा 2536 के बाद हो जाएगा हमारा 5054 3008 माइनस 7088। ओके, एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस साइड? एज पर माय ऑब्जर्वेशन, एज पर माय ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए। 7132 1178 31 90 59 34 33 34। ये है 12910, 12910। सो 12910 डिवाइड में 2, ये आएगा 12802, 12802। के एक बार देखिएगा। छह हजार 1140 32 36 25 36 5014 3008 माइनस 7788 और हाँ ठीक है, 11300
11,302 आ रहा है, सही आ रहा है हमारा अभी 11,302। ठीक है, मैच हो रहा है। 6,000 प्लस में 11,40 प्लस में 25,36 प्लस में 54 प्लस में 3,008 माइनस 77,88 99,10 ठीक था यहाँ पे। 99,10 99,10 प्लस 12 694 डिवाइड में 2 11,302 ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल भी निकल गया हमारा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न ऑन सिंपल सा हम लोग आरओई निकालने के लिए इनका लगा सकता है, आरओई हमारा लगा सकता है। आरओई निकालने के लिए हम लोग एवरेज आरओई है 11,302 और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी ले सकते हैं 540। हो सकता है हमारा लगा इनका लगा है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है कि ये लोग क्या प्रॉफिट लेते हैं। 540 डिवाइड में 11,302 इंटू में 100 4.77 ठीक है। हाँ ठीक है, ये लोग क्या लेते हैं वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बाद हमें कमेंट भी देना, 2-3 नंबर का हमारा कमेंट भी आएगा, वो हम दे देते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के लिए आप अलग अलग निकाल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड में नेट सेल दिया हुआ है आपको, दोनों ही चीजें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड में नेट सेल दिया हुआ है हमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड में नेट सेल दिया हुआ है हमें, और नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइड में सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो के लेना है यार आप, मतलब कुछ भी ले सकते हो। अगर आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना चाहते हो बट आफ्टर इंटरेस्ट वो ले लीजिए, और अगर आप जो भी लेना चाहें अलग अलग भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से लिया ये देखिए, ये हमारे पास पीएनएल दिया हुआ था ना। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड में नेट सेल इंटू में 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना लिया इन्होंने, 314 प्लस में 226। इन्होंने क्या किया, कितना आना चाहिए, 540। हाँ ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए सिंपल सा इन्होंने ईबीआईटी लिया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये रहा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डिवाइड में सेल इनटू 100 नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी ये असली क्या लिए, ये वाला ले लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। पीबीटी डिवाइड में नेट सेल इनटू 100। अगर हम ध्यान से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखें ना, तो अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो कहाँ 2017 में 778 लाख था, आज 268 हो गया है। इसका प्रॉफिट जो है कम हो रहा है, तो हमें कमेंट में ही डालना पड़ेगा। कम होने की कह रहा है बहुत सारे रीजन है, उनमें से ये है कि हमारी जो है कॉस्ट देखो कहाँ 25,000 थी और कहाँ लगभग दुगुना हो गया, लगभग 1.5-2 गुना हो गया, 41,000। तो हमारी जो है कॉस्ट बढ़ी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ी है, इसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, जो कॉस्ट हो गया हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ी है हमारी। कैसे, इंटरेस्ट 210 था, आज 226 है। ओके, तो कहने का मतलब ये कि भाई इसकी ना ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग लीवरेज भी बढ़ रहा है इसका, और फाइनेंशियल लीवरेज भी बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है, फाइनेंशियल कॉस्ट भी बढ़ रही है, ये चीजें भी हमें बतानी पड़ेंगी। ओके, इसके अलावा ये सेल तो बढ़ रही है लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो खर्चे को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रॉफिट इसलिए कम आया, देख रहा 778 से कहाँ 268 रह गया। तो ये चीजें हमें बातें बतानी पड़ेंगी कि भाई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का मतलब ये इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट दोनों ज्यादा आ रही है पिछले साल के मुकाबले में। और अगर आने वाले समय में भी ऐसा ही कंटिन्यू रहा कि हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो डेफिनेटली हमें और जो है प्रॉफिट और घटते जाएंगे धीरे धीरे करके। पढ़ते हैं लोगों ने क्या लिखा है। कह रहा है प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेशन ऑफ द कंपनी रिमार्केबली डिक्लाइन फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, सिंपल सी बात है, उसने वही लिखा हुआ है कि भाई जो है फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ने के कारण, और फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ रही है, एक तो इंटरेस्ट की कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने देखा कि कितना बढ़ गया, कितना पहले बहुत कम था और अब आज कितना बढ़ गया है। दोस्तों आज 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, थोड़ा बहुत हमने थ्योरी का पोर्शन किया, थोड़ा बहुत हम लोगों ने फॉर्मुलेस देखे और 3 क्वेश्चन करे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्टडी नोट हमें कर चुके हैं। जिन लोगों ने स्टडी नोट नंबर 2 नहीं देखा वो देख लीजिए, वहाँ पे आपको इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है धीरे धीरे करके हम लोग सिलेबस को फिनिश कर देंगे। ऑलमोस्ट हमने बहुत ज्यादा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। चलिए दोस्तों, फ्रॉम माय साइड गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड बाय गाइस।